इस भाग की श्रृंखला है 1857 स्वतंत्रता का पहला संग्राम। हम सब ने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन पन्नों के पीछे की असली कहानी को समझें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि 1857 सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये लोगों के जज्बातों की, उनके गुस्से की और उनकी उम्मीदों की कहानी है। बिल्कुल। तो आज इस पहली कड़ी में हम उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ये सब हुआ क्यों? क्योंकि 1857 का महासंग्राम कोई एक दिन में भड़की हुई आग तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो 1757 मतलब प्लासी के युद्ध के बाद से पूरे 100 साल तक भारतीयों के दिलों में जो असंतोष सुलग रहा था, उसका एक भयानक विस्फोट था। तो आज हमारा मिशन उन गहरी और जटिल वजहों की परतें खोलना है। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारण। हाँ, और एक बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं, कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा करने की कोशिश की है। हाँ, सिपाही म्यूटिनी कहते हैं वो। जी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। इसमें किसान, कारीगर, जमींदार, पंडित, मौलवी, समाज का लगभग हर तबका शामिल था। हाँ। ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के हर पहलू पर, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, कैसे चोट की कि पूरा देश ही एक साथ उबल पड़ा। नहीं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर है। चलिए इस तस्वीर के एक एक रंग को जरा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारणों से। ऐसा लगता है कि चोट सबसे सीधी राजाओं और नवाबों पर पड़ रही थी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ मुझे लगता है लॉर्ड डलहौजी का नाम सबसे पहले आता है और उनकी वो राज्य हड़प नीति। हाँ, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी की ये नीति शायद अंग्रेजों के अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक थी। हाँ। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका असल मतलब क्या था? मतलब बहुत सीधा और क्रूर था। इसके मुताबिक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किसी राजा की मौत हो जाती है और उसका अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपना मतलब सगा बेटा, हाँ, सगा बेटा, तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। एक मिनट, लेकिन भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों पुरानी थी। क्या अंग्रेजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया? यही तो सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि गोद लिए हुए बेटे को हम राजा का वारिस नहीं मानेंगे। वो पिता की निजी संपत्ति ले सकता है, लेकिन राजगद्दी नहीं। ओहो, ये तो भारतीय परंपरा और धर्म सब पर एक साथ हमला था। बिल्कुल, ये सीधे सीधे कहना था कि तुम्हारी परंपराएं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो कौन कौन से राज्य इस नीति का शिकार बने? झांसी का नाम तो हम सब जानते हैं। झांसी तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन सूची लंबी है। 1848 में सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, और फिर 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। एक के बाद एक। हाँ, एक एक करके कई रियासतें निगल ली गईं। झांसी में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया गया, और वहीं से रानी लक्ष्मीबाई के उस संकल्प का जन्म हुआ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन मैंने सुना है अवध का मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा था। वहां के नवाब तो अंग्रेजों के वफादार थे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अवध की कहानी अंग्रेजों की नीयत को और भी साफ कर देती है। वहां तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सकता था, नहीं? क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के वारिस थे। तो अंग्रेजों ने एक नया बहाना बनाया, कुशासन का। कुशासन मतलब मिसगवर्नेंस। जी, उन्होंने कहा कि नवाब अपना राज ठीक से नहीं चला रहे हैं, इसलिए जनता की भलाई के लिए हम अवध को अपने साम्राज्य में मिला रहे हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। जो नवाब हमेशा उनके दोस्त बने रहे, उन्हीं पर ही आरोप। यही तो धोखा था, और इसका असर बहुत गहरा हुआ। अवध सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो उत्तर भारत की संस्कृति का दिल था। और सबसे बड़ा असर पड़ा कंपनी की अपनी सेना पर। सेना पर क्यों? क्योंकि बंगाल आर्मी के लगभग 75,000 सिपाही अवध से ही आते थे। कल तक वो एक नवाब की प्रजा थे, आज उनका घर ही विदेशी शासन के अधीन हो गया। ये उनके सम्मान पर सीधा हमला था। अच्छा, इसीलिए 1857 में अवध विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बना। सबसे बड़ा केंद्र। तो उन्होंने क्षेत्रीय ताकतों को तो खत्म कर दिया, लेकिन दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह का क्या? वो तो नाम के ही सही, पर भारत के सम्राट थे। उनके साथ जो हुआ वो अपमान की इंतहा थी। भले ही मुगल बादशाह की ताकत खत्म हो चुकी थी, वो भारत की एकता के प्रतीक तो थे ही। लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद उनके वारिसों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लाल किला खाली करना पड़ेगा?
हाँ, और फिर अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह के बाद कोई बादशाह की उपाधि भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, सिर्फ शहजादा कहलाएगा। ये तो करोड़ों लोगों की भावनाओं पर, भारत के इतिहास पर एक तमाचा था। बिल्कुल। तो ये साफ है कि राजा और नवाब गुस्से में थे, लेकिन एक विद्रोह सिर्फ राजाओं के दम पर तो नहीं हो सकता। आम आदमी, जो किसान है, जो कारीगर है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था? असर, आप कह सकते हैं कि उन्होंने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी थी। विद्रोह की असली ताकत तो वहीं से आई। मतलब आर्थिक कारण? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, और इसके लिए उन्होंने भारत की सदियों पुरानी आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। शुरुआत कहाँ से हुई? जमीन से। जमीन से? उन्होंने 3 तरह की भू राजस्व नीतियां लागू की। हाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये नाम सुनने में बड़े जटिल लगते हैं। आसान भाषा में इनका मतलब क्या था? जमीन का मालिक बना दिया और एक रकम तय कर दी जो उसे हर हाल में कंपनी को चुकानी होती थी, चाहे फसल हो या ना हो, चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े। और जमींदार अपनी रकम निकालने के लिए किसानों पर जुल्म करता था। और बाकी इलाकों में? दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, जहां कंपनी ने सीधे किसान यानी रैयत से लगान लेने की बात की। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में लगान की दर इतनी ज्यादा थी, लगभग 50 से 60%, कि किसान उसे चुका ही नहीं पाता था। फिर उत्तर पश्चिम भारत में महालवाड़ी आई, जहां पूरे गांव यानी महाल की जिम्मेदारी होती थी लगान चुकाने की। तो मतलब तरीके अलग-अलग थे, पर नतीजा हर जगह एक ही था, किसान की बर्बादी। और फिर क्या होता था? किसान भारी कर्ज के बोझ तले दब गया। उससे साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसा लेना पड़ता, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। जिस जमीन पर उसके पुरखे सदियों से खेती करते आए थे। हाँ, उसी जमीन पर वो एक मजदूर बनकर रह गया। ये एक बहुत बड़ी भावनात्मक चोट भी थी। तो खेती किसानी तो तबाह हो गई, लेकिन भारत तो अपने कपड़ों और अपनी दस्तकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उस पर क्या असर पड़ा? उसे तो एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया गया। 1813 के बाद अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में बिना किसी खास टैक्स के बिकने लगा, और दूसरी तरफ जब भारत का बना सामान इंग्लैंड भेजा जाता तो उस पे इतना भारी टैक्स लगा दिया जाता कि वो वहां बिक ही नहीं पाता था। ओह, मतलब भारतीय कारीगरों के लिए अपने ही देश में और बाहर भी दोनों जगह दरवाजे बंद कर दिए। ठीक यही हुआ, और इसी को धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, भारत से कच्चा माल जैसे कपास, कौड़ियों के दाम इंग्लैंड जा रहा है, वहां मशीनों से कपड़ा बन रहा है, और वही कपड़ा वापस भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। तो भारत का संसाधन भी गया, यहाँ का उद्योग भी गया, और मुनाफा भी इंग्लैंड चला गया। बिल्कुल, ये एक तरफा आर्थिक लूट थी। भारत के विश्व प्रसिद्ध बुनकर, शिल्पकार, कारीगर, लाखों लोग बेरोजगार और कंगाल हो गए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब लोगों के राजपाट छिन गए, जमीनें छिन गईं, काम धंधे चौपट हो गए। अब ऐसा लगता है कि अंग्रेज लोगों की जिंदगी के उस हिस्से में दखल देने लगे थे जो सबसे निजी होता है, उनका धर्म, उनकी परंपराएं। और यही वो चिंगारी थी जिसने मामले को और भी विस्फोटक बना दिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों को लगा कि उनका एक सिविलाइजिंग मिशन है, यानी भारतीयों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अच्छा, और इसी सोच के तहत उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए। जी। एक मिनट, लेकिन जो सुधार उन्होंने किए, जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना, आज के नजरिए से देखें तो ये तो अच्छे और प्रगतिशील कदम लगते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। तो फिर लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? देखिए, यही हमें 19वीं सदी के समाज के नजरिए से सोचना होगा। मुद्दा ये नहीं था कि सुधार अच्छा था या बुरा, मुद्दा ये था कि ये सुधार कर कौन रहा था। एक विदेशी ताकत, एक बाहरी ताकत। हाँ, आप सोच कर देखिए, एक विदेशी शक्ति न सिर्फ आपको गुलाम बनाती है, बल्कि अब वो ये भी तय करने लगती है कि आपके घर में पूजा कैसे होगी, शादी ब्याह के नियम क्या होंगे। लोगों को लगा कि ये उनके धर्म और संस्कृति पर हमला है। बिल्कुल, इसे एक असहनीय हस्तक्षेप के तौर पर देखा गया। और शायद ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने इस आग में घी डालने का काम किया होगा। बहुत बड़ा काम किया। 1813 के बाद